हाँ तो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10th का, जी हाँ, झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का, जी हाँ, साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इसमें हम आप लोगों को साइंस का आप लोगों को 12 सब्जेक्टिव सवाल को करवाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहां से सवाल जरूर बनने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सभी सवालों को देखते हैं। मैं आप लोगों को 2025 की तैयारी के लिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं और आप लोग सभी वीडियो को लगातार देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग सभी जितना ज्यादा आप एग्जाम में के लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चे, ठीक है, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल को प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों के एग्जाम होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है। नेत्र के समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। ठीक है, तो नेत्र लेंस की वह क्षमता, क्या लिखेंगे इसका उत्तर? नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र अपनी फोकस दूरी समायोजित करके प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है, समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र जो है अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है ना, समायोजित करके जो प्रतिबिंब बनता है, फिगर बनता है, वो रेटिना पर ही बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। जैसे कि मेरे डियर, आप लोग कोई भी चीजों को देखते हैं अपने आंखों से, तो अगर सामने की वस्तु है तो उसको भी आप सुस्पष्ट देख पाते हो, दूर की वस्तुओं को भी आप क्या करते हो? सुस्पष्ट देख पाते हो, है ना। आपके सामने जो नजदीक जो आपके वस्तु है उसको आप लोग आंख बड़ा करके देखते हो, जो दूर की वस्तु है उसको आंख को छोटा करके देखते हो। तो ऐसा क्यों करते हो, है ना? ये नेत्र लेंस के कारण होता है और ये इसलिए होता है कि अगर आपका जो फिगर है, जिस चीज को आप देख रहे हो उसका फिगर रेटिना पर बनेगा, तभी आपका जो है आप सुस्पष्ट देख पाओगे, है ना। तो ये जो काम है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का काम है ना। नेत्र लेंस की वह क्षमता, वह कैपेसिटी जिसके कारण अपनी फोकस दूरी समायोजित करके, है ना, वो क्या करती है? एडजस्ट करके। समायोजित मतलब एडजस्ट करना, एडजस्ट करके प्रतिबिंब सदैव कहां पे बनाता है? रेटिना पर बनाता है। इसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर कहा गया है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड जिसमें धातु के वे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। ठीक है, जिसमें वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। याद रखेंगे, धातु के वे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड का अगर हम उदाहरण देखें तो Al2O3, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ZnO जिंक ऑक्साइड, ये दो क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल जो दिया गया है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है ना। स्वच्छ आकाश का रंग जो होता है वो नीला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और नीले रंग की प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक होता है ना। क्यों? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन इसलिए अधिक होता है यहां पर, क्योंकि यहां पे अगर देखें तो आपके पृथ्वी पर जो है सबसे ज्यादा 3 हिस्सा क्या है? पानी ही पानी है। ठीक है, जो नीला कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और ये क्या होता है? प्रकीर्णन करता है ना, ये रिफ्लेक्स करता है। प्रकीर्णन होने के कारण क्या होता है? इसका रंग जो है नीला दिखाई देता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है। रंग के जब प्रकीर्णन होता है तो नीले रंग ज्यादा होता है लाल रंग से, इसीलिए आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। चलिए आगे इस सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? ठीक है, ये सवाल आपके 2019 में पूछा गया था, इसीलिए मैंने ये सवाल को लिया हूं। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों का अलग समूह में क्यों रखा गया है? तो उत्कृष्ट गैसों की संरचना समान है। ठीक है, उसकी जो संरचना अगर बनाते हैं उत्कृष्ट गैस, है ना, जैसे कि आपका क्या क्या है? आपका आर्गन है ना,
तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होती है, इसके जो गैसों की जो संरचना होती है, उत्कृष्ट गैस की संरचना, वो क्या होता है, समान होता है, क्योंकि प्रत्येक उत्कृष्ट गैस के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, जितने भी उत्कृष्ट गैस हैं उसमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे आर्गन है, ठीक है, आर्गन कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। ठीक है, और 18 को अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 8 2 10 और 1 8। तो इसके अंतिम कक्षा में क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। इसी प्रकार अगर आप देखें फ्लोरीन ना, नहीं नियॉन है ना, नियॉन जो है आपका 10 नंबर पे आता है। नियॉन जो है आपका कितना नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें हम तो कितना हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। तो इसके अंतिम कक्षा में देख पा रहे हैं कि इसका क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, इसके परिणाम स्वरूप इनमें अन्य तत्वों से सहयोग करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, ना ये किसी से लेता है ना किसी को देता है ना, इसमें साझेदारी नहीं होती है। अतः यह अक्रिय गैस कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, अक्रिय गैस कहलाते हैं। प्रकृति में यह गैस सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं क्रम से उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्या किया गया है, रखा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन या अपचयन क्या होता है। तो आप लोग को हम बताए थे उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। देखो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या वृद्धि होता है, जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे अगर देखें उदाहरण में बोल रहा था देने के लिए, तो कॉपर और ऑक्सीजन को हम मिलाए, यहाँ पर क्या मिलाए, कॉपर और ऑक्सीजन को मिला दिए। तो कॉपर जब और ऑक्सीजन को मिलाए तो यहां बन गया क्या, कॉपर ऑक्साइड। यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना। तो जहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है जिस अभिक्रिया में, उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं आप, क्या हाइड्रोजन जल है ना, H2O जल, अच्छा H2 होना चाहिए, यहाँ पे O गलती से लिखा गया। H2 हाइड्रोजन और O2 दोनों को हम मिला दिए, क्या बन गया, H2O। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या वृद्धि हो, है ना, उसी को क्या कहेंगे हम, अब उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उसी के बाद इसी का जस्ट उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया। क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास हो, क्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर CuO था, है ना, कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाए हम, तो क्या बना हमारा, कॉपर बन गया और यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे कॉपर बन जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की हानि हो रहा है, लेस हो रहा है ना, ह्रास हो रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसको हम लोग उपचयन कहेंगे, और जहाँ पे ऑक्सीजन की ह्रास होगी, कमी होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, याद रखेंगे, अपचयन कहेंगे। देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, सॉरी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन जो हो रहा है उपचयन हो रहा है। तो याद रखेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसको हम लोग उपचयन कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, माइनस है ना, कमी होगी, तो उसको हम लोग अपचयन कहेंगे, इसमें आपका प्लस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल जो दिया हुआ है ये आपका 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 18 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 ठो प्रतिरोधक दिया हुआ है। अब इसको आप किस क्रम में करेंगे, आपको पता है 2 क्रम होता है, एक पार्श्व क्रम, एक श्रेणी क्रम। तो आप दोनों में से कौन से क्रम को जोड़ेंगे जिसमें टोटल जो प्रतिरोध होगा वो 18 ओम होगा, और दूसरा जो है बी नंबर आपका ये आपका 18/11 ओम होगा। तो चलिए अगर हम देखें बच्चों, इसको हम श्रेणी क्रम में अगर करते हैं, श्रेणी क्रम में, है ना, लिखेंगे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, है ना, संयोजित करने पर, तो श्रेणी क्रम में संयोजित, श्रेणी क्रम में क्या बताता है कि बड़ा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। 3 ठो ओम था, 3 ठो प्रतिरोध था, तो हम ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, R बराबर लिखेंगे, R1 कितना बाबू 3 गो है, और R2 कितना है 9 ओम दिया हुआ है, और आपका R3 कितना दिया हुआ, नहीं R2 जो है 6 दिया था ना, तो ये R2 आपका 6 दिया हुआ था और ये आपका 9 दिया था, तो जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 9 18 ओम हो गया ना। तो ये आपका क्या बन गया, A नंबर का बन गया। मतलब कि A वाला को हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, तो हमारा क्या हो रहा है, 18 ओम प्राप्त हो जा रहा है। ये आपका A नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब देखिए B नंबर कह रहा है 18/11 लाने के लिए।
ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको पार्श्व क्रम में संयोजित करके देखेंगे क्या 18/11 आता है। तो लिखेंगे हम पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर, पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर तो अगर हम पार्श्व क्रम में संयोजित अगर इसको करते हैं हम लोग बच्चे, तो देखिए 3 ओम था ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पार्श्व क्रम का 1/r 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। तो 1/r लिखेंगे यहाँ पे बराबर 1/r1 कितना है आपका 1/3 प्लस 1/r2 कितना है, तो ये आपका 1/6 और यहाँ पे हो जाएगा 1/9। हम तीनों का जब एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा आपका, शायद हमको लगता है 18 हो जाएगा, है ना। 3 6 और 18, तो 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 लिख देंगे यहाँ पर। 3 को कितना पड़ेगा 18 आएगा, 3 6 18 6 हो जाएगा, और 6 को कितना बार 3 बार और 3 हो जाएगा यहाँ पर, 9 को 2 बार, है ना, 9 दूनी 18 और 2 को 1 से गुना करेंगे देख, ठीक है। चलो अब ऊपर वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, तो 6 3 9 2 11, 11/18। बोलेंगे सर लेकिन आंसर हुआ तो 18/11 है, तो बिल्कुल हमारा क्या आ गया 1/r का वैल्यू आ गया 11/18। चलो इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो, हमारे पास आ गया 1/r का वैल्यू कितना 11/18, यही ना आया था ना। हाँ, अब अगर हम इसको r का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/r है ना, इसको हम लोग r/1 अगर लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/r/1, इसको उल्टा अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 18/11। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बी नंबर को आपको पार्श्व क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों ओम को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पे हमारा 18 ओम प्राप्त हो जाएगा। तीनों प्रतिरोध को हम अगर पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तो हमारा 18/11 आएगा। दिक्कत नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम क्या होता है ना, इसको 373 के ताप पर गर्म करने से क्या होता है। ठीक है, तो देखो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। इसका सूत्र जो है आपका Ca कैल्शियम सल्फेट और 2 जल, है ना, डाइहाइड्रेट बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो ये आपका सूत्र है, तो याद रखेंगे जिप्सम का सूत्र। और इसको अगर गर्म करते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के 3/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। क्या बना देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद आपको समीकरण लिख लेना है, जैसे कि ये आपका जिप्सम का सूत्र है और जिप्सम को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, कितने पे 373 केल्विन पे गर्म कर रहे हैं। तो हमारा क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, है ना, और 3/2 जल का निर्माण कर रहा है। तो ये आप लोग इस समीकरण को भी लिख देंगे, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को 2 गुणों को लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के 2 गुण हमारा यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देखिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है ना, देखिए ये आपका शॉर्ट होता है, ये नॉर्थ वाला पार्ट होता है ना। इस तरीके से क्या होता है, इसका ये क्या बोलते हैं उसको, वक्र होता है ना, वक्र होता है इस तरीके से फेंका हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है। ये कैसी रेखाएं होती है, बंद वक्र रेखाएं होती है। ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। उत्तरी ध्रुव, है ना, उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ठीक है, ये चीज आप लोग का पहला नंबर में लिख देंगे, है ना। दूसरा गुण क्या है, चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे कि ये रेखा ऐसा गया है तो दूसरा रेखा भी ऐसा ही जाएगा, तीसरा रेखा भी ऐसा जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर ऐसा नहीं होता है कि पहला रेखा ऐसा गया तो दूसरा रेखा ऐसा चला गया, प्रतिच्छेद कर दिया, तीसरा रेखा ऐसे चल गया, प्रतिच्छेद कर दिया 2 जगह, ऐसा नहीं, है ना। ये जो आपस में कभी रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये 2 गुण को आप लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन और अतिभारण कब होता है। तो देखिए लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, है ना। आप लोग अपने घर में शॉर्ट सर्किट कभी हुआ होगा या फिर कहीं सुने भी होंगे कि उसके यहाँ सर्किट हो गया। ये क्या होता है आखिर, ठीक है। लघु पतन का मतलब होता है इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट। लघु पतन अगर हम आप लोगों को बोल देंगे तो आप लोगों को लगेगा सर क्या बोल रहे हैं, पता ही नहीं है। ठीक है, अब इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, बोले हाँ सर पता है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ध्यान देंगे कि जब किसी विद्युत परिपथ में 2 चालक तार एक दूसरे को स्पर्श कर जाते हैं तो एक बहुत ही कम प्रतिरोध वाला मार्ग बन जाता है। इस कारण विद्युत धारा बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, बहने लगती है। ठीक है, मतलब कि 2 तार आपस में अगर स्पर्श कर जाता है, मतलब सट जाता है, तब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और इस टाइम क्या होता है कि एक बहुत ही कम प्रतिरोध वाला एक मार्ग बन जाता है, जिस कारण से विद्युत धारा जो है बहुत ही अधिक मात्रा में बहने लगती है। देखे होंगे शॉर्ट सर्किट होता है आप लोग का, एकदम वोल्टेज बढ़ गया, फ्रिज उड़ गया, ये फैन उड़ गया, ये कूलर उड़ गया, ऐसे सुने होंगे, है ना, शॉर्ट सर्किट होने पर।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अतिभारण क्या होता है, जिसको हम लोग ओवरलोड कहते हैं। ओवरलोड भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। ओवरलोड क्या होता है मेरे बच्चे, क्या होता है ओवरलोड? जब किसी विद्युत परिपथ में जुड़े उपकरणों की कुल शक्ति परिपथ की धारण क्षमता अधिक हो जाती है तो अतिभारण कहलाती है। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जब कोई परिपथ में जितना ज़्यादा ज़रूरत है उससे ज़्यादा उपकरण अगर हम लगा देते हैं, जैसे कि हम मोटर भी चला दिए एक ही बार में, मोटर चला दिए, है ना, उसके बाद हम क्या चला दिए, वॉशिंग मशीन चला दिए इधर, ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम इधर आयरन भी दे रहा है कोई, है ना, आयरन भी चला दिए। तो अगर हम एक बहुत ज़्यादा उपकरण अगर एक बार में हम चलाते हैं तो क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। जैसे कारण इसका क्या क्या है, देखिए लिखा हुआ है, एक ही सॉकेट में बहुत से उपकरण लगाना। ठीक है, अब एक ही सॉकेट में हम क्या करेंगे, बहुत सारा उपकरण लगा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतिभारण हो जाएगा, है ना, मतलब ओवरलोड हो जाएगा। पुराने और क्षतिग्रस्त तारों का उपयोग करने से भी होता है, जैसे कि अगर पुराना तार का या फिर क्षतिग्रस्त तार का अगर हम उपयोग करते हैं तो भी ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, उपकरणों का अधिक समय तक चलना, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, 4 घंटा मोटर चला रहे हैं, 5 घंटा आयरन चला रहे हैं, 6 घंटा वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, तो इस प्रकार क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव वृक्क के 2 कार्य को लिखे हैं। ठीक है, तो मानव वृक्क के 2 कार्य लिखना है। तो क्या करता है, मानव वृक्क जो होता है, किडनी जो होता है, वो क्या कार्य करता है, सबसे पहले रक्त का शुद्धिकरण करता है। दूसरा क्या करता है, शरीर में जल और खनिज का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो रक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है, वृक्क रक्त को छानकर उसमें मौजूद अतिरिक्त पानी, खनिज, लवण और हानिकारक पदार्थ को निकाल देते हैं। वृक्क क्या करता है, किडनी क्या करता है, रक्त को छान करके उसमें मौजूद अतिरिक्त पानी, खनिज, लवण और हानिकारक पदार्थ क्या करते हैं, निकाल देते हैं। दूसरा काम क्या है वृक्क का, शरीर में जल और खनिजों का संतुलन बनाए रखना। वृक्क शरीर में पानी और खनिज लवणों की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। वृक्क जो है, किडनी क्या करता है, पानी और खनिज लवणों का मात्रा को कंट्रोल करता है। यह शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा कि वृक्क का ये भी काम है कि शरीर में जल और खनिज का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 सवाल हमारे पास बचे हुए हैं, फटाफट कर लेते हैं, और ये 2 सवाल आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, ग्राही के कार्य ना करने पर क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब सवाल पूछा गया कि ग्राही अंग का क्या कार्य है। अब ग्राही अंग में क्या क्या आ जाएंगे आपके, ठीक है, जितने भी आपके ज्ञान इंद्रियां हैं, कान हो गया, नाक हो गया, है ना, आंख हो गया, त्वचा हो गया, जीभ हो गया, ये सब क्या है, हमारा ग्राही अंग है। अब ये ग्राही अंग का क्या कार्य है ना, और ग्राही अंग कार्य अगर ना हो, कार्य सही तरीके से ना करे तो क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये चीज पूछ रहा है, मतलब आपका आंख सही से काम ना करे, नाक नहीं काम करे सही से, कान काम नहीं करे, जीभ या त्वचा अगर काम नहीं करे तो क्या आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, ग्राही सूचनाओं का ग्रहण करके उसे आवेग के रूप में संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक भेजते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राही अंग जो होता है, जैसे मान ले त्वचा है आपका, ठीक है, आप कोई भी चीज को छू रहे हैं, जैसे कि आप क्या है कि जलती हुई मोमबत्ती को छू दिए, ठीक है, तो आपका त्वचा क्या किया, त्वचा उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को लिया, है ना, उस सूचना को लिया, और वो क्या किया, वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा मेरुरज्जु तक, है ना, जो मेरुरज्जु है आपका, वहां तक और मस्तिष्क तक यानी आपके दिमाग तक भेजने का काम करता है। ग्राही अंग क्या करता है, सूचना को एकत्रित करता है। सीधी सी बात बोल सकते हैं, क्या करता है, वो सूचना को एकत्रित करता है, और वो जो सूचना है वो क्या करता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा मेरुरज्जु में और मस्तिष्क में भेजता है ना। अब क्या होता है कि मस्तिष्क में जो सूचना पहुंचता है या मेरुरज्जु में सूचना पहुंचता है, उसका विश्लेषण होता है कि भैया हमारी हाथ जो है वो ये मोमबत्ती पास चला गया, मैं हटाऊं या ना हटाऊं। तो मेरुरज्जु बोलेगा, अरे भैया हटा ले वरना जल जाओगे, है ना। मेरुरज्जु तुरंत इंफॉर्मेशन देगा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा बोलेगा एकदम उसको हटाने बोलो हाथ वहां से। ठीक है, ये तंत्र एकदम चंद सेकंड में काम होता है। ये क्या होता है, चंद सेकंडों में काम होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ग्राही अंग क्या करता है कि सूचना को एकत्रित करता है, भाई गर्म लग रहा है यहां से हटा लो, ठीक है, यहां से, यहाँ ठंड लग रहा है, यहाँ पे चींटी कट रहा है, ठीक है, इसको हटा लो, है ना। तो ऐसा क्या होता है कि ग्राही अंग सूचना को ग्रहण करता है और संवेदी तंत्रिका के द्वारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क में भेजता है, और वहां पे क्या होता है, सूचना का विश्लेषण होता है, हटाना है कि नहीं हटाना है ना। तदनुसार एक उपयुक्त आदेश आवेग के रूप में मोटर तंत्रिका द्वारा उसे ग्राही अंग की पेशी में, ज्ञान इंद्रियों में भी भेजा जाता है। तदनुसार अनुक्रिया होती है। तब क्या होता है, अनुक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप क्या कि ग्राही अंग से कोई भी चीज को देखें,
ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप कोई लड़की को देखे या कोई लड़का को देखे, ठीक है, तो आपका जो आंख क्या किया, उस सूचना को आंख आपका लिया, उसके बाद क्या किया, तंत्रिका के द्वारा क्या किया, मेरु रज्जु तक भेजा और मस्तिष्क तक भेजा, तुरंत दिमाग में भेजा। बोला कि देखना चाहिए कि नहीं, तो बोलेंगे ना ठीक है लग रही है तो देखेंगे, है ना, और बोलेंगे ना ठीक नहीं लग रही तो नहीं देखेंगे। इसी प्रकार लड़का में, है ना, लड़की लोग देख रही है लड़के को चलिए ये मजाक में हम लोग बोल रहे हैं ना, ताकि आप लोग समझ जाएं। समझ में आया बात। ग्राही अंग क्या करता है, सूचना को, इंफॉर्मेशन को लेता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा मेरु रज्जु मस्तिष्क तक भेजता है, मस्तिष्क उसका विश्लेषण करता है कि देखना है कि नहीं देखना है। उसके बाद क्या होता है कि अनुक्रिया होता है ना, उसके बाद आप अनुक्रिया करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि ग्राही अंग उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, सूचना मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक नहीं पहुंच सकेगी। आपका ग्राही अंग अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा, जैसे मान लो आपका एक हाथ काम ही नहीं कर रहा है, तो उसमें हम कितनों चींटी आपको काट दे, उसमें कितनों चींटी काट दे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बोलेंगे मेरा हाथवा थेत्थर हो गया है, क्या हो गया है, थेत्थर हो गया है। तो समझ में आ रही बात। तो आप सही तरीके से क्या कर पाओगे, उसको सूचना अगर सही तरीके से मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक नहीं पहुंच पाएगा तो आप हाथ को अनुक्रिया नहीं करोगे, हटा नहीं पाओगे, और नहीं हटा पाओगे तो क्या होगा, इससे आपके शरीर में आवश्यक कार्य संपादित नहीं हो सकेगा और किसी भी संभावित खतरे का शिकार भी हो सकते हैं आप। ठीक है, बात समझ में आया। जब जो मान लो कि आपका आंख सही काम नहीं कर रहा है, आप अगर आपके आगे कोई गाड़ी आ गया है, ठीक है, और आप कुछ देख ही नहीं पा रहे, तो क्या हो सकता है, घटना हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए ग्राही अंग बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लास्ट सवाल मेरे बच्चा हुआ है बच्चों, ठीक है, समजात और समरूप अंगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। समजात अंग क्या होता है, देखो विभिन्न जीवधारियों के वे अंग जो उत्पत्ति में समान होते हैं, उत्पत्ति में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाता है। समजात अंग किसको बोलेंगे, वैसा अंग जो उत्पत्ति के आधार पर समान हो लेकिन उसका जो कार्य अगर करता है तो वो अलग अलग करता है। जैसे मानव का हाथ और कुत्ते का पैर, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें मानव का हाथ, है ना, हम लोग का हाथ और कुत्ते का अगला पैर, तो क्या दोनों तो लग रहा है ना कि उत्पत्ति के आधार पर समान है, उत्पत्ति के आधार पर लग रहा है समान है, लेकिन ये काम के आधार पर क्या है, अलग अलग है। हमारे हाथों से अलग अलग काम करते, कुत्ते क्या करते, पैर से चलते हैं। ठीक है, पक्षी के पंख और डायनासोर के अग्रपाद, है ना, पक्षी के पंख भी और डायनासोर का भी क्या है, दोनों का जो है संरचना जो है या फिर उत्पत्ति के आधार पर समान है, लेकिन इसके क्या होते हैं, इसका काम अलग अलग है ना, इसका कार्य क्या है, अलग अलग है। ये सभी अंग मूल संरचना एक जैसी होती है लेकिन वे अलग अलग कार्य करते हैं, है ना। चलिए अब लास्ट हम लोग एक देख लेते हैं यहाँ पे समरूप अंग, है ना, क्या था हमारा उधर, समरूप अंग और समजात अंग। समजात अंग समझ लिए, अब समरूप अंग समझ लो। विभिन्न जीवधारियों के वे अंग जो कार्य में समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। देखो काम करने में वो समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति के आधार पे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जस्ट उसका उल्टा है समरूप में, समरूप अंग कहलाते हैं। पक्षी के पंख और कीट के पंख दोनों ही उड़ने का कार्य करते हैं। पक्षी के पंख भी और कीट के पंख भी क्या होते हैं, दोनों उड़ने का काम करते हैं, लेकिन संरचना दोनों का अलग अलग होता है, उसकी बनावट जो होती है अलग अलग होती है ना। मछली की पूंछ और व्हेल की पूंछ, है ना, व्हेल की पूंछ दोनों ही तैरने का कार्य करता है, लेकिन उनकी जो संरचना है, उनकी जो उत्पत्ति है वो क्या है, अलग है। तो ये था मेरे बच्चे आप लोगों का 1 से लेकर 12 तक का सवाल, जो कि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग का ऊपर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन बता रखा था आप लोगों को। उम्मीद करते हैं वो सारा वीडियो भी आप लोग देख लिए होंगे, है ना। देखिए यहाँ पे आप लोगों को और बताए थे इससे पहले, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हमने बताया, उत्तल दर्पण में अंतर, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, है ना, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये सारा वीडियो जो है हमारा चैनल पे अपलोड है और प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप चेक करके कर लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं अलग अलग छोटे छोटे वीडियो करके आप लोगों को डाल दे रहा हूँ। आप सभी वीडियो को देखेंगे और प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप पार्श्व क्रम, श्रेणी क्रम ये समझा दिए थे, और यहाँ से आपका एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे श्रेणी क्रम भी बताए हम, है ना। एक ओम का नियम था, वो भी हम अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे। तो मेरे बच्चे वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।